तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज मिल्की आइस एकेडमी में। हम लोग राजपूत काल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मालवा के परमार राजवंश पे डिस्कशन किया था। आज हम लोग त्रिपुरी के कलचुरी या चेदी राजवंश पे डिस्कशन करेंगे। क्यों इसे चेदी राजवंश बोलते हैं मैं आगे डिस्कशन करूंगा। कहते हैं कि इसकी कई सारे ब्रांचेस थी, कई सारी शाखाएं थी। इसकी सबसे जो प्राचीनतम शाखा मिलती है वो 6वीं शताब्दी में मिलती है, जो महिष्मती में शासन करती थी। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। इसके एक ब्रांच बुंदेलखंड बघेलखंड में पाई जाती है, ये भी समाप्त हो जाता है समय के साथ। फिर एक ब्रांच इसका गोरखपुर देवरिया में भी पाया जाता है कलचुरियों का, वो भी समय के साथ समाप्त हो जाता है। जो अस्तित्व में बना रहा या सबसे शक्तिशाली जो ब्रांच या शाखा कहा जाता है वो शाखा था त्रिपुरी का शाखा, त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश, जो लगभग 3 शताब्दियों तक शासन सत्ता में बना रहा, यानी शासन सत्ता संभालता रहा। लगभग 300 वर्षों तक शासन सत्ता स्थापित रहा उनका, और ये लगभग 845 ईस्वी के आसपास इनकी शासन सत्ता की स्थापना होती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इनके कुछ ब्रांचेस के बारे में, फिर हम लोग मुख्य ब्रांच पे डिस्कशन करेंगे जो त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, त्रिपुरी का कलचुरी चेदी राजवंश। त्रिपुरी का कलचुरी डैश दे करके चेदी राजवंश। अच्छा, इसका एक नाम और ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि ये नाम ना देकर के दूसरा नाम देता है। जो इसका प्राचीन नाम है उसको बोलते हैं है वंश, है वंश या राजवंश कह दिया जाता है। आपको याद है जब मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा था महाजनपद, तो वहां एक जनपद था चेदी। तो चेदी पे शासन करने के कारण इन्हें चेदी राजवंश भी कह दिया जाता है। इनकी एक ब्रांच ऐसी थी जो चेदी पे भी शासन करते थे। हालांकि ज्यादातर जो इनका शासन व्यवस्था लंबे समय तक चला वो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर रहा। कुछ समय के लिए बुंदेलखंड बघेलखंड और गोरखपुर देवरिया जैसे क्षेत्रों पर भी इनके कुछ ब्रांचों के शासन सत्ता रहा, लेकिन वो लंबे समय तक अस्तित्व में रहेगा। तो पहले हम लोग इनकी शाखाओं पर कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं ना। इनकी अच्छा, पहले इनकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति क्या मानी जाती है। तो कहा जाता है कि ये खुद को चंद्रवंशी क्षत्रिय बोलते हैं। तो ज्यादातर बातें इनकी उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं है कि वास्तव में कैसे इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि पिछले लेक्चर हम लोगों ने परमाणु की उत्पत्ति के बारे में डिस्कशन किया था। तो कहा जाता है कि इनके कुछ लेखों में पाया जाता है कि चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। तो इस पे ज्यादा बहस नहीं होती, मान लिया जाता है कि ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। चेदी क्यों कहते हैं इन्हें? चेदी कहने के कारण कि यहां भी इन्होंने शासन किया था, यहां भी शासन किया था, शासन किया था। ध्यान रखिए। इनकी सबसे जो प्राचीन शाखा की बात किया जाए, सबसे जो प्राचीन शाखा मिलती है वो मिलती है महिष्मती में। महिष्मती मिलती कब मिलती है? 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में। और इसका संस्थापक कौन था? कृष्णराज था। संस्थापक था कृष्णराज। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि कलचुरियों की सबसे प्राचीन शाखा का संस्थापक कौन था, तो कृष्णराज था। कहां पे शासन करती थी? महिष्मती। महिष्मती का है आज महिष्मती की पहचान मध्य प्रदेश में महेश्वर नामक स्थान से किया जाता है। महेश्वर एमपी में पड़ता है, यहां इनकी पहचान की जाती है। कहते हैं कि कृष्णराज का पौत्र, ध्यान रखिए पुत्र नहीं पौत्र, यानी पोते की बात हो रही, पौत्र था जिसका नाम था बुद्धराज, जिसका नाम था बुद्धराज। कहते हैं कि यह जो बुद्धराज था ये कन्नौज का जो शासक था हर्ष, कौन? हर्षवर्धन। और चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय यह दोनों का समकालीन था, समकालीन था। कहा जाता है कि इनका एक ब्रांच बुंदेलखंड और बघेलखंड, एक ब्रांच का यही जो ब्रांच है प्रतिहार शक्ति के दबाव के कारण यहां से हट जाते हैं और बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। प्रतिहार शक्ति इस समय खुद को मजबूत कर रही थी, मजबूत स्थिति में आ गई थी। तो प्रतिहारों के दबाव के कारण, ध्यान रखिएगा किसके दबाव के कारण? गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहारों के दबाव के कारण, दबाव के कारण ये जो थे ये आगे बढ़ जाते हैं, वहां से हट जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे कहां बढ़ते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले क्षेत्र में। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले क्षेत्र में। लेकिन प्रतिहार शक्ति वहां भी जाता है और अंततः इन्हें यहां से भी हटना पड़ा, यानी प्रतिहार यहां भी, प्रतिहार यहां भी पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं।
तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। एक ब्रांच इनका गोरखपुर और देवरिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए इसके बाद क्या होता है, इनकी एक जो शाखा है, कहने का मतलब यह है कि यहीं से कुछ ब्रांचेस निकले, कुछ लोग निकल के चले गए उस क्षेत्र में, वहां उन्होंने एक शासन संस्था स्थापित किया, कुछ वहां, यानी जड़ कहीं ना कहीं एक ही है, लेकिन वो अलग अलग शाखाओं के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो एक शाखा जो है गोरखपुर देवरिया पर हो जाता है, गोरखपुर और देवरिया जिले की ओर पहुंच जाता है। कहां है देवरिया? गोरखपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में, देवरिया जिले की ओर आगे बढ़ता है। और इस शाखा का जो संस्थापक था उसका नाम था राजपुत्र, संस्थापक था, इसका नाम था राजपुत्र। राजपुत्र, देखिए ये शाखा कुछ लंबे समय तक एग्जिस्ट करती है। राजपुत्र के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम था शिवराज। शिवराज के बाद अगला शासक बनता है शंकरगढ़ प्रथम। लेकिन इन तीनों के बारे में या इनके उपलब्धियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिलती, कोई जानकारी नहीं मिलती है इनकी क्या उपलब्धियां थी, कोई जानकारी। कहते हैं कि इसके बाद इनका एक उत्तराधिकारी बनता है जिसका नाम था गुलाम बोधी। ये उत्तराधिकारी बनता है किसका? शंकरगढ़ का उत्तराधिकारी बनता है। और माना जाता है, इसके बारे में जानकारी मिलता है कि यह पालों के विरुद्ध संघर्ष किया था। किसके तरफ से? प्रतिहारों की तरफ से। तो बोलते हैं कि ये प्रतिहारों की तरफ से पालों से संघर्ष किया था, पालों से संघर्ष किया था। आप याद करिए त्रिकोणी संघर्ष, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार और पाल लड़ रहे थे। तो इस त्रिकोणी संघर्ष की बातें हो रही, उस समय इससे प्रतिहारों के साथ था, यानी प्रतिहार सेना के साथ रहते हुए पाल सत्ता के विरुद्ध इसने संघर्ष किया था। इससे यह निकाला जाता है, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह प्रतिहारों का सामंत था, प्रतिहारों का सामंत था। यानी यह भी स्वतंत्र शासक नहीं था। यानी गोरखपुर देवरिया वाले जो कलचुरी थे वो स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित नहीं थे। और उसी प्रकार जो पहला कलचुरियों का जो है कि मिलता है जो है कि शाखा महिष्मती में, वह भी स्वतंत्र शासक नहीं थे, वो कहीं न कहीं सामंत स्थिति में थे प्रतिहारों के। कहते हैं कि इसी वंश का 10वां शासक होता है जिसका नाम था सूर्यदेव। 10वां शासक, 10वां शासक होता है जिसका नाम था सूर्यदेव। यह एक उपाधि धारण करता है। उपाधि क्या धारण करता है? परम महेश्वर की। परम महेश्वर की उपाधि से यह पता चलता है कि यह सामंत शासक नहीं था, बल्कि यह एक स्वतंत्र शासक था। यह एक स्वतंत्र शासक था। इसके कुछ लेख भी मिलते हैं, इसके लेख भी मिलते हैं। मानते हैं कि इसी समय, इसी के कालखंड में तुर्क आक्रमण भी प्रारंभ हो गया था। तुर्क आक्रमण भी प्रारंभ हो गया था। अब देखिए क्या हुआ। इनकी सत्ता को किससे खतरा था? सूर्यदेव को प्रतिहारों से खतरा था, क्योंकि प्रतिहार इस समय महत्वपूर्ण शक्ति थे उत्तर भारत के। और इसी समय तुर्क आक्रमण होने के कारण प्रतिहारों की शक्ति कमजोर होती है, अव्यवस्था फैलता है, प्रतिहार तुर्क आक्रमण में व्यस्त होते हैं। और उसी का फायदा उठा करके यह एक स्वतंत्र शासक के रूप में खुद को स्थापित किए थे। लेकिन माना जाता है कि स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के बाद भी बहुत लंबे समय तक ये अपने आप को स्थापित नहीं कर सके। इनके उत्तराधिकारियों की बात किया जाए तो इनके उत्तराधिकारियों के बारे में पता ही नहीं चलता है। कोई उत्तराधिकारी, कौन उत्तराधिकारी, कोई जानकारी नहीं। उत्तराधिकारी के संदर्भ में इनके कौन से उत्तराधिकारी होते हैं, उत्तराधिकारी कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं होती। और इसी समय प्रतिहार सत्ता तुर्क आक्रमण के कारण क्या होती है? कमजोर होती है। और मैंने बताया कि कमजोर होने के कारण कुछ और राजवंशों की उत्पत्ति होती है, जिसमें एक था गहड़वाल राजवंश। गहड़वाल राजवंश, और मैंने बताया था कि गहड़वाल राजवंश लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी शासन संस्था स्थापित रही। तो ये जो कलचुरी थे गोरखपुर देवरिया वाले, ये उत्तर प्रदेश में थे। तो गहड़वाल राजवंश जब उत्कर्ष करता है तो इसके उत्कर्ष से ये जो शाखा थी, ब्रांच थी कलचुरियों की,
यह ब्रांच समाप्त हो जाती है, यह ब्रांच समाप्त हो जाती है। तो गोरखपुर देवरिया वाला ब्रांच विलित हो जाती है, समाप्त हो जाती है गहरवाल शक्ति के उत्कर्ष होने। लेकिन इसी समय एक ब्रांच और था त्रिपुरी में, वह ब्रांच अपने आप को स्थापित करती है 845 ईस्वी में और लगभग 300 वर्षों तक शासन सत्ता में रही, अपने आप को किसी न किसी तरीके से अस्तित्व में रखा और वही सबसे शक्तिशाली ब्रांच माना जाता है, सबसे प्रमुख ब्रांच माना जाता है, जिसपे अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग का अगला अध्ययन होगा त्रिपुरी के कलचुरी वंश का इतिहास। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का इतिहास। ध्यान रखिए, कई बार इसे त्रिपुरी को डाहल भी बोल दिया जाता है। तो अगर कहीं लिख के आ जाए कि डाहल के कलचुरी वंश का इतिहास, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। त्रिपुरी या डाहल या है वंश भी बोलते हैं, है राजवंश भी कह दिया जाता है, तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो त्रिपुरी है, आज वर्तमान में बात किया जाए तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, किस जिले में है, जबलपुर में है। और एग्जैक्ट त्रिपुरी की बात किया जाए तो जबलपुर, इसकी जो पहचान की जाती है, जबलपुर में एक गांव है जिसका नाम है तेवर। तेवर गांव से तेवर गांव से इसकी पहचान की जाती है कि वही गांव में था। अब आते हैं इस वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, कहते हैं कि यह सभी शाखाओं में सबसे शक्तिशाली था, सभी शाखाओं में सबसे शक्तिशाली था। उत्तर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखा इसने। उत्तर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखा। इसका जो संस्थापक है कोक्कल प्रथम, इसके संस्थापक नाम है कोक्कल प्रथम, जो 845 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है। कहते हैं कि कोक्कल प्रथम का कोई लेख नहीं मिलता है, इसका कोई लेख नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि इसने प्रतिहारों को पराजित किया। और मैंने बताया कि इसमें प्रतिहार शक्ति थी मजबूत स्थिति में, कई सारे उसके छोटे छोटे सामंत थे, तो प्रतिहारों के सामंतों को भी पराजित किया। प्रतिहारों के सामंतों को भी पराजित किया। अब सवाल उठता है ये कि क्या इतना शक्तिशाली था? तो बोलते हैं कि इसने अपने शक्ति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। उसने राष्ट्रकूटों से वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, चंदेलों के साथ वैवाहिक संबंधों का सहारा लेकर के अपनी शक्ति को मजबूत किया और प्रतिहार उसके सामंतों को उसने पराजित किया। तो वैवाहिक संबंधों की अगर बात किया जाए तो कहते हैं कि यह अपना जो विवाह है, यानी अपना विवाह चंदेल राजकुमारी से करता है, चंदेल वंश में करता है, चंदेल राजकुमारी, इसका नाम था नट्टा देवी। और अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट शासक से करता है, कौन सा राष्ट्रकूट शासक था? कृष्ण द्वितीय से करता है। ये कोक्कल प्रथम की उपलब्धियां हैं, ध्यान रखिए। इसके विवाह को लेकर के प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। कौन संस्थापक था? कोक्कल प्रथम। कब किया? डेट भी याद रखिए, 845 ईस्वी। इसके बाद अगला शासक बनता है शंकरगढ़। ये बहुत शक्तिशाली शासक नहीं था। बोलते हैं कि इसी के समय में, शंकरगढ़ के समय में, जो चालुक्य था, वेंगी के पूर्वी चालक, मैंने पढ़ाया है, आपको याद है दक्षिण भारत जब मैं पढ़ा रहा था, तो वेंगी के पूर्वी चालक, वातापी के चालक, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। तो वेंगी का पूर्वी चालुक्य का शासक था जिसका नाम था विजयादित्य था। कहते हैं कि इस विजयादित्य ने इसी के समय में, इसके राज्य में एक जगह था जिसका नाम था किरणपुर, जो आज बालाघाट में है। किरणपुर को जला दिया था। बस शंकरगढ़ के बारे में ध्यान रखिएगा। किसने जलाया था? वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक विजयादित्य ने किरणपुर को शंकरगढ़ के समय में
जला करके नष्ट कर दिया है। इसके बाद अगला शासक बनता है युवराज प्रथम। अगला शासक बनता है युवराज प्रथम। ये बोलते हैं कि यह एक विजेता शासक था, यह एक विजेता शासक था। इसने किसको पराजित किया? जो पाल थे बंगाल के, उनको पराजित किया। इसके अलावा इसने कलिंग शासकों को भी पराजित किया था। कलिंग के गंग शासक, गंग शासक। पाल कहाँ के थे? बंगाल के। बंगाल के पाल शासकों को पराजित किया था। कहा जाता है कि इसी के समय में एक प्रसिद्ध विद्वान जो राजशेखर थे, वो जो है त्रिपुरी आ गए थे। राजशेखर कहाँ रहते थे? राजशेखर जो थे वो कन्नौज में निवास करते थे, कन्नौज में निवास करते थे, कन्नौज में निवास करते थे। लेकिन युवराज प्रथम के समय ये कन्नौज छोड़ करके कहाँ आ जाते हैं? त्रिपुरी में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है? कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आ जाते हैं, त्रिपुरी आ जाते हैं। और यहीं पे उन्होंने 2 ग्रंथ लिखा है। एक लिखा काव्य मीमांसा और दूसरा लिखा विद्वशाल भंजिका, विद्वशाल भंजिका। ध्यान रखिएगा, राजशेखर युवराज प्रथम के काल में कन्नौज छोड़ करके त्रिपुरी आ जाते हैं और यहीं रहते हुए त्रिपुरी में उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, काव्य मीमांसा और विद्वशाल भंजिका। ये कई सारे गांव भी दान दिया था युवराज ने। इसने जो है कि शैव मतानुयायी था, तो शैव संत सद्भाव शंभु को 3 लाख गांव दान में दे दिया था। 3 लाख गांव दान में दे दिया था। इसके अलावा जबलपुर का जो भेड़ा घाट मंदिर है, जबलपुर का भेड़ा घाट मंदिर, कौन सा मंदिर है? इसे बोलते हैं 64 योगिनी का निर्माण किया था। भेड़ा घाट में एक मंदिर है 64 योगिनी, 64 योगिनी मंदिर का निर्माण इसी समय हुआ था। इसी के समय हुआ था। निर्माण यानी भेड़ा घाट का 64 योगिनी मंदिर का निर्माण इसी के कालखंड में, युवराज प्रथम के कालखंड में हुआ था। इसके बाद अगला शासक बनता है जिसका नाम है लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज कहते हैं कि इसने सोमनाथ तक अभियान किया, सोमनाथ तक अभियान किया। इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है इसने अपनी पुत्री का विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ किया था। दो चीजें ध्यान रखिएगा बस। लक्ष्मण राज के समय में सोमनाथ तक अभियान करता है और अपने पुत्री का विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ करता है। इसके बाद कई शासक बनते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद देखा जाए तो शासक बनता है, इसका पुत्र था शंकरगढ़ तृतीय। कोई जानकारी नहीं इसके उपलब्धियों के बारे में। इसके बाद शासक बनता है युवराज द्वितीय। कहते हैं कि यह कमजोर शासक था। युवराज द्वितीय को 2 लोगों ने पराजित किया था। पराजित हो जाता है किससे? एक तो पराजित होता है परमार शासक वाकपति मुंज से और दूसरा पराजित हो जाता है चालुक्य शासक तैल द्वितीय से। तो युवराज द्वितीय एक कमजोर शासक था, बहुत बारे में इसकी जानकारियां नहीं मिलती। इसके अलावा इसके बाद शासक बनता है कोक्कल द्वितीय। इसकी एक उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है कोक्कल द्वितीय के बारे में। कहा जाता है कि इसने गुजरात पर आक्रमण करके चालुक्य शासक चामुंड राज को पराजित कर देता है। चामुंड राज को
पराजित कर देता है। तो यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनने वाले हैं, बस कुछ शासकों के बारे में ध्यान रखिएगा, इनके कुछ अभियान हैं, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगला जो शासक है, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। इसका नाम है गांगेयदेव। क्योंकि यह विक्रमादित्य को उपाधि धारण करता है, इसलिए गांगेयदेव विक्रमादित्य कह दिया जाता है, विक्रमादित्य। और पूरे राजपूत काल में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यही शासक था। इसी को मैंने बताया, बोल दिया जाता है क्या, गंगुतेली। इसी को बोला जाता है गंगुआ। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये कहां से निकल करके आते हैं, भड़भुजा, कलार और तेली, गंगुआ। ये एक ही माना जाता है कि इनके आदि पूर्वज एक ही हैं। तो वो पिछले लेक्चर में कहानी आप लोग देख लीजिएगा, क्या मैंने बताया था। कहते हैं कि प्रारंभ में जो इसकी स्थिति थी निर्बल थी, यानी शुरू में कमजोर शासक था, शुरू में कमजोर शासक था, परंतु बाद में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है, बाद में अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है, मजबूत कर लेता है। और कहते हैं कि काशी और प्रयाग तक अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है। इसके अलावा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि परमार शासक भोज के साथ इसके शुरू में मित्रता थी, प्रतिहारों के विरुद्ध मिलकर के लड़े थे, लेकिन फिर संपत्ति की बंटवारा, क्षेत्र के बंटवारे को लेकर के दोनों में हो जाता है मनमुटाव, और मनमुटाव होने के बाद फिर दोनों आपस में लड़ जाते हैं, जिसमें यह पराजित हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि संपूर्ण कलचुरी वंश में, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण कलचुरी वंश में सिक्का चलाने वाला यह पहला शासक था। सिक्का चलाने वाला यह पहला और अंतिम शासक था। यही सिक्का चलाया था, इसके अलावा और कोई सिक्का नहीं चलाया था, शासक था। और कहते हैं कि राजपूत राजाओं में, जितने भी राजपूत राजा हैं, राजपूत राजाओं में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का इसी ने प्रचलित करवाया था, इसी ने प्रचलित करवाया था। और यह भी कहा जाता है कि राजपूतों में या पूरे राजपूत युग में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी यह पहला शासक है, पहला शासक है। हालांकि इसकी और भी कई सारी उपाधियां थी, जैसे कि यह कुछ उपाधि धारण करता था, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परमेश्वर, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ऐसी उपाधियां यह धारण करता था। तो दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा, सिक्का चलाने वाला, सोने का सिक्का चलाने वाला, विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने वाला, ये पहला था। और कलचुरी वंश में मतलब कि सिक्का चलाने वाला पहला अंतिम शासक था, इसके बाद यही चलाता है, इसके अलावा कोई सिक्का नहीं चलता। इसके बाद अगला शासक बनता है, जिसका नाम है कर्ण, या इसी को बोल दिया जाता है लक्ष्मीकर्ण। बोलते हैं कि यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है, सबसे शक्तिशाली शासक, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। यह कलिंग शासक महाभवगुप्त, कलिंग शासक महाभवगुप्त को पराजित करके त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता है, की उपाधि धारण करता है। कर्ण या लक्ष्मीकर्ण के बारे में बोलते हैं। कलिंग शासक महाभवगुप्त को पराजित करके यह त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता है। इसका जो सबसे प्रमुख जो संघर्ष होता है, सबसे प्रसिद्ध जो संघर्ष करता है, यानी सबसे मुख्य रूप से प्रसिद्ध संघर्ष इसका चंदेल शासक से होता है। प्रसिद्ध संघर्ष इससे करता है चंदेल शासक देववर्मन से, चंदेल शासक देववर्मन प्रथम से करता है, प्रथम से करता है।
जिसे पराजित कर देता है, करता है और पराजित करता है, और पराजित करता है। कहते हैं कि इसने परमाणु को भी पराजित किया था, परमाणु को भी पराजित किया था, पराजित किया था। लेकिन अपने अंतिम समय में चंदेल शासक कीर्तिवर्मन से पराजित हो जाता है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन से पराजित हो जाता है, कीर्तिवर्मन से पराजित हो जाता है। इसकी कुछ निर्माण कार्य हैं। कहा जाता है कि यह बनारस में कर्णमेरु नामक शैव मंदिर बनवाया था, और त्रिपुरी के निकट कर्णावती नामक नगर बसाया था। इस कर्णावती नगर को कर्णबेल भी कह दिया जाता है, तो यहीं पे आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कर्णबेल। तो कर्ण या लक्ष्मी कर्ण के बाद इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम था यशकर्ण। कहते यह भी एक कमजोर शासक था, लेकिन इसकी एक सफलता थी, एकमात्र सफलता। इसने चालुक्य शासक, वेंगी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य सप्तम को पराजित किया था। ठीक, इसके बाद एक दो शासक बनते हैं, फिर यह वंश जो है कि समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद जो शासक बनता है उसका नाम था गयाकर्ण। इसी के समय में कलचुरी जो साम्राज्य है वो कमजोर होने लगता है, विघटित होने लगता है, कमजोर का विघटित होने लगता है। साम्राज्य विघटित होने लगता है, और अंतिम जो शासक था उस अंतिम शासक नाम था विजय सिंह, और इस विजय सिंह को चंदेल शासक पराजित कर देता है, पराजित करके अपने राज्य में ला जाता है। तो यानी यूं कहिए कि जो त्रिपुरी का जो कलचुरी वंश था, जो साम्राज्य था, उसका वो चंदेल साम्राज्य में ला दिया जाता है। तो यहां नाम लिख लीजिए, यह पराजित हो जाता है किससे? पराजित हो जाता है त्रैलोक्य वर्मन से। त्रैलोक्य वर्मन कौन है? त्रैलोक्य वर्मन चंदेल शासक पराजित करके इनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में ला लेता है, अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो ये हो गई पूरी कहानी त्रिपुरी के कलचुरी चेदी राजवंश की। उम्मीद है समझ गए होंगे। एग्जाम के पॉइंट व्यू से जो भी चीजें हैं आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। पूरी कहानी को बताते हुए मैंने समझा दिया। अब अगला जो राजवंश होगा, 2-3 राजवंश और बचे हुए हैं। मेरी कोशिश है कि लगातार इधर लेक्चर दे दिया जाए कि समाप्त कर दिया जाए राजपूत काल को। तो मान के चलिए कि 1, 2, 3 या 4 लेक्चर 4 से 5 लेक्चर और आएंगे, हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।